हेलो स्टूडेंट्स, आरआरसी की आज होने वाली क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैट्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, जितने क्वेश्चन आरआरसी की क्लास में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नीट के एग्जाम के लिए एनफ है। ऑलमोस्ट नीट के पूरे क्वेश्चन आरआरसी की क्लास में कवर हो जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, उन हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। केवल हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थ्योरी आप पढ़ चुके हो पूरा इस टॉपिक का। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से। यहीं से इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो पहले हम कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस को लेंगे, फ्लक्स के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल के क्वेश्चन लेंगे, देन डाइपोल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ भी चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ए और बी टू पार्टिकल्स हैं, दोनों के चार्ज गिवन है क्यू एंड माइनस क्यू। फोर्स बिटवीन ए एंड बी इसमें एफ है। नाउ 25% चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, देन फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों, इसमें पहले ए और बी के बीच में फोर्स एफ गिवन है। इसके बाद में 25% चार्ज इसमें ए से बी की ओर ट्रांसफर हो गया। अभी तो क्लियर है कि जब ए से बी की ओर चार्ज ट्रांसफर होगा तो ए और बी पर चार्ज की वैल्यूज यहाँ पर चेंज होगी, और जब चार्ज चेंज होगा तो ऑब्वियसली फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। अब इसमें देखो, इनिशियली फोर्स का वैल्यू एफ गिवन है, और एक बात का आपको ध्यान रखना, कभी भी जब क्वेश्चन में आपको इनिशियली फोर्स एफ दिया जाए तो उस एफ का वैल्यू आपको जरूर लिखना है, क्योंकि फाइनली जो आंसर हमें लाना है वो इन टर्म्स ऑफ एफ ही लाना है। तो इनिशियली यहाँ पर फोर्स का वैल्यू एफ है, तो एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई किया कूलम्ब्स लॉ के लेके Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और Q1 Q2 में जो माइनस साइन होता है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो Q1 Q2 की वैल्यूज में जो माइनस साइन होगा उसको फाइनली आपको ड्रॉप करना है। अब इसके बाद देखिए, हमने ऐसे भी की ओर 25% चार्ज ट्रांसफर किया, यानी इसका 25%, इसका 25% कितना Q/4, यानी कि ऐसे बी की ओर इसमें Q/4 चार्ज बच्चों ट्रांसफर होगा ना। और जब ऐसे बी की ओर चार्ज ट्रांसफर हो गया तो यहाँ तो चार्ज का वैल्यू कम होगा ना। क्यू था, Q/4 यहाँ से रिमूव हुआ तो माइनस Q/4, तो यहाँ पर पॉइंट ए पर चार्ज की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 3Q/4। अब ये जो चार्ज आ रहा है वो यहाँ पर आके ऐड होगा, क्योंकि यहाँ से तो रिमूव हुआ तो यहाँ पर ऐड होगा। पहले यहाँ पर चार्ज कितना था, माइनस क्यू था, Q/4 यहाँ पर ऐड कर दिया तो न्यू चार्ज यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3Q/4। तो बिटवीन ए एंड बी फोर्स की न्यू वैल्यू एफ डैश के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 9/16 हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बच्चों एफ के इक्वल है। तो फाइनली यहाँ पर एफ डैश का वैल्यू मिल गया हमें 9/16F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, ए और बी इसमें आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मीनिंग इनकी रेडियस से होता है, दोनों का यहाँ पर रेडियस बच्चों सेम है। इसके बाद में क्वेश्चन में है कि बिटवीन ए एंड बी फोर्स यहाँ पर एफ है। नाउ ए एंड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, ए और बी को हमने कॉन्टैक्ट में प्लेस किया, एंड देन सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, देन फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। बिल्कुल कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है भी। तो पहले इन दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू एफ गिवन है, तो एफ का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2Q स्क्वायर, तो 2KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने डिस्टेंस को यहाँ पर आर एज्यूम कर लिया। अब देखिए बच्चों, जब ये दोनों स्फीयर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हम जानते हैं कि जब टू मेटालिक बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है तो उन दोनों मेटल बॉडी के चार्ज चेंज होंगे, क्योंकि कंडक्शन होगा ना। कॉन्टैक्ट में आने पर दोनों के चार्ज यहाँ पर चेंज होंगे। तो फोर्स का न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों मेटल स्फीयर के पहले न्यू चार्ज को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अब दोनों आइडेंटिकल है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर कांटेक्ट में आते हैं तो जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। याद होगा आपको कि टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। आइडेंटिकल के केस में हम आइडेंटिकल नहीं होंगे तो जो टोटल चार्ज है उसको रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है।
तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल चार्ज बच्चों 2q माइनस क्यू कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, इक्वली डिवाइड करेंगे तो q/2 तो कॉन्टेक्ट में आने के बाद इन दोनों मेटल स्फीयर के चार्ज q/2 होंगे, तो फोर्स का न्यू वैल्यू मिल जाएगा kq²/4r², क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट q²/4। अब इसमें गलती क्या होती है, kq²/r² को f मान लिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर kq²/r² तो f/2 है ना, तो जब kq²/r² को f/2 से रिप्लेस करेंगे तो फोर्स का न्यू वैल्यू बच्चों कितना मिल जाएगा, f/8। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड मेटल स्फीयर हैं, उनको हमने एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। आइडेंटिकल मीन्स से दोनों के रेडियस यहाँ पर सेम है, फोर्स बिटवीन देम F गिवन है और रिपल्सिव नेचर का है। नाउ 2 मेटल स्फीयर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, इफ न्यू फोर्स is 16 F/15, then find the ratio of initial charge। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ये है कि 2 मेटल स्फीयर हैं, उन दोनों मेटल स्फीयर के बीच में जो फोर्स है वो F है और रिपल्सिव नेचर का है, यानी जो इनिशियली जो चार्ज होंगे ना वो लाइट होंगे, क्योंकि रिपल्सिव नेचर का फोर्स है तो ऑब्वियसली दोनों पे जो चार्ज होंगे लाइट। उसके बाद उन दोनों मेटल स्फीयर को हमने कॉन्टैक्ट में प्लेस किया, अगेन दोनों को सेपरेट कर दिया बाय सेम डिस्टेंस, तो इसमें बच्चों फोर्स का न्यू वैल्यू गिवन है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आने पर चार्ज चेंज होंगे तो फोर्स भी चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों के इनिशियल चार्ज का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब हम इनिशियल चार्ज को बच्चे उसमें Q1 और Q2 एज्यूम कर लेते हैं, तो फोर्स का इनिशियल वैल्यू F का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि Q1/Q2/r²। इसके बाद जब दोनों कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आने के बाद हम जानते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो डिवाइड होगा, और जब दोनों आइडेंटिकल हैं यानी कि दोनों का रेडियस इसमें सेम है, तो जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिवाइड होगा। दोनों का टोटल चार्ज कितना, Q1+Q2, क्योंकि दोनों पर लाइक चार्ज था, तो टोटल चार्ज Q1+Q2 इक्वली डिवाइड करेंगे, तो कांटेक्ट में आने के बाद दोनों मेटल स्फीयर के जो चार्ज होंगे वो Q1+Q2/2 के इक्वल होंगे। तो जब हम फोर्स का न्यू वैल्यू लिखेंगे 16/15, ये इक्वल टू के Q1/Q2, बट कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज Q1+Q2/2 है, तो होल स्क्वायर कर दिया अपॉन मार स्क्वायर। अब हमें Q1/Q2 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैंने इसको इससे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर F कटेगा, 15 ऊपर आ जाएगा, 15/16 K/r² कट ही जाएगा, इसमें Q1/Q2 ऊपर आ जाएगा, इसमें जो 2 का स्क्वायर है 4 उसको मैंने ऊपर ले लिया। अब बच्चों इसके बाद इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले इसका होल स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने के बाद Q1 का वैल्यू आता है, तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, Q1/Q2 गिवन है, ये Q1/Q2 है, तो Q1 और Q2 की वैल्यूज को इसमें पुट कर देना, और जिससे भी आपको जिस ऑप्शन से इसका वैल्यू 15/16 मिले उसी को टिक कर देना। जैसे यहाँ पर यदि हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें 1/2 है, तो ये Q1 है, Q2 है, Q1 का वैल्यू इसमें 1 रखा, Q2 का वैल्यू मैंने 2 किया, तो 4 × 1 × 2 8 लाना कितना था, 15 नहीं आ सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चे उसमें गलत हो गया। सेकंड में यहाँ पर है 3/5, तो Q1 का वैल्यू 3, Q2 का वैल्यू 5 रख दो इसमें, तो जैसे यहाँ पर 4 आएगा, इनटू में Q1 का वैल्यू 3, Q2 का वैल्यू 5, अपॉन में Q1+Q2 8 का स्क्वायर करूंगा यहाँ पर, तो 64 आ जाएगा, ये कटेगा तो नीचे आ जाएगा 16 आ गया ना, 15/16, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में इस बार आपको पेपर में मिल सकता है। बच्चों इसमें एक स्क्वायर इसके 4 कॉर्नर पर चार्ज है, ये कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है। अब क्वेश्चन ये है कि इफ नेट फोर्स ऑन अ क्यू, किसी भी एक कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स 0 हो, तो हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 करके हम स्मॉल क्यू का वैल्यू तो फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी
किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करके किसी अदर चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो क्या करना कि जिस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करना उस पर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं पहले उनकी डायरेक्शन को मेंशन करें, उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट देन जीरो पे इक्वेट करके और जो अननोन चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो चले हम इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स को जीरो करते हैं। इसके लिए जितने भी फोर्स इस पर एक्ट हो रहे हैं सबसे पहले हमें उनका डायरेक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये वाला इसको रिपेल करेगा। देखो जिस चार्ज का वैल्यू में फाइंड आउट करना तो उसका साइन भी होता है, तो इसका साइन मैं कैलकुलेशन से निकाल के लाऊंगा। ठीक है, तो इनिशियली हम इस चार्ज को पहले पॉजिटिव मान लेते हैं, ये भी पॉजिटिव रिपल्सन होगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा और इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे क्योंकि दोनों में डिस्टेंस सेम है, दोनों में चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम, इस कारण इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ये वाला इसको रिपेल करेगा, इसके कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स बटे एफ नहीं होगा, इसको यहाँ पर पहले मैंने एफ डैश मान लिया बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कि इन सभी का रिजल्टेंट में जीरो तो करना है ना, तो देखो यहाँ पर एफ और एफ दोनों 90 पर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो √2f हो जाएगा ना, एफ और एफ का तो √2f और इस डायरेक्शन में आ जाएगा √2f, एफ और एफ का रिजल्टेंट √2f और √2f और एफ डैश एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट √2f प्लस एफ डैश एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज जीरो के इक्वल कर दिया। इसके बाद में एफ का वैल्यू रखा, एफ क्या था, इसके कारण इसका फोर्स है ना, तो के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में डिस्टेंस, ये वाला ए मान लिया तो ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एफ डैश को मैंने कर लिया तो माइनस, और एफ डैश क्या था, इसके कारण इस पर फोर्स है ना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, और हम जानते हैं कि स्क्वायर में ये जो डिस्टेंस होता है डायगोनल का ये √2f होता है। बस इसको सोल्व किया तो स्मॉल क्यू का वैल्यू फाइनल में मिल जाएगा -q अपॉन 2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ भी चुका है, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 2 इक्वल चार्ज है Q और Q, एक स्मॉल क्यू हमने मिड पॉइंट पर रखा है। क्वेश्चन है कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल क्यू चार्ज। तो बच्चों इसमें पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो जब एक पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो हमें इस स्मॉल क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो इसमें आपको सिस्टम के इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझना है। तो बच्चों जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि सिस्टम के हर एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सिस्टम के हर एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो बच्चों इस स्मॉल क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी न किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। अब देखो इस वाले पर नेट फोर्स यदि हम जीरो करें, इस पर नेट फोर्स जीरो करने पर हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इस वाले को छोड़ दो, जिस चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको छोड़ो और रिमेनिंग किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स को जीरो करके देन स्मॉल क्यू का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये कॉन्सेप्ट अप्रोच है। जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, किसी एक चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो अब किसी भी अदर चार्ज पर जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उस पर नहीं, उसको छोड़ो और रिमेनिंग किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स को जीरो कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मैं इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स को जीरो करूंगा, और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया भी था, एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो किया था, जीरो करके हमने स्मॉल क्यू का वैल्यू फाइंड आउट किया था। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में मोड ऑफ आस्किंग थोड़ा डिफरेंट हुआ है। तो यहाँ पर हमें इस पर नेट फोर्स जीरो करना, इस पर दो फोर्स लगेंगे इसके कारण और इसके कारण, ये इसको पहले पॉजिटिव माना जाता है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो F1 प्लस F2 नाउ ये इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, F1 का वैल्यू रख गया, इसके कारण इस पर फोर्स, तो KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस हमने R माना, तो ये वाला डिस्टेंस बच्चों R/2 हो जाएगा, तो R/2 का स्क्वायर F2 को इधर लिया तो माइनस, अब F2 क्या था, इसके कारण इस पर फोर्स है ना, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर सोल्व किया तो आंसर क्या गया इसका -Q/4। और बच्चों आंसर लर्न करके जाना है क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज आता है क्वेश्चन।
तो जब भी टू इक्वल चार्ज हो बीच में स्मॉल क्यू, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल क्यू का वैल्यू -q/4 के इक्वल होता है। बच्चों इसी वेराइटी का हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे तो एज इट इज आएंगे, इसका भी आंसर आपको याद रखना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज है क्यू क्यू क्यू, एक स्मॉल क्यू चार्ज सेंटर पर रख दिया है। क्वेश्चन उसी वेराइटी का, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज। तो बच्चों इसमें हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। अगेन किसी न किसी एक चार्ट पर नेट फोर्स को जीरो करना है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो हर एक चार्ट पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो करना है किसी एक चार्ट पर, बट इस पर नहीं करना क्योंकि इसका वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग जो चार्ज है ना, किसी न किसी एक पर नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। चलो इसको लेते हैं, इस पर हम नेट फोर्स को जीरो करेंगे। तो जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं पहले डायरेक्शन लो, ये वाला इसको रिपेल करेगा, इस वाले को मैंने F माना, तो ये वाला भी बच्चों इसको रिपेल ही करेगा, और ये वाला भी F, क्योंकि दोनों फोर्स में डिस्टेंस सेम आएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी सेम आएगा, तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम। नाउ ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, इसको मैंने F' माना, F नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो करना है, तो पहले तो F और F का आ जाएगा, तीनों को डायरेक्ट मत ऐड कर देना, नहीं तो कुछ बच्चे तीनों को ऐड कर देते, गलत है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो F और F तो ऐड हो ही नहीं सकते डायरेक्ट। तो F और F का रिजल्टेंट मिलेगा पहले, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री, और जब F और F 60 डिग्री एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट आ जाता है √3f। अब जो √3f होगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो √3f प्लस f' और ये इक्वल टू 0, तो √3f, f क्या था इसके कारण इस पर फोर्स, तो kq² अपॉन में ये वाला डिस्टेंस में a मान लेता हूँ a², और माइनस ये इसको लिया तो माइनस f' क्या था, इसके कारण इस पर फोर्स है ना, तो माइनस kq अपॉन, अब डिस्टेंस आपको ये वाला लेना है, ये वाला मैंने a माना है, तो ये वाला डिस्टेंस कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको याद होना जरूरी है, ये a/√3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा a/√3 का होल स्क्वायर, बस इसको आगे सोल्व करें, a² को काटे, k भी कटेगा, ये स्क्वायर इससे कट ही जाएगा, तो यहाँ से स्मॉल क्यू का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, ऊपर तो क्यू आ जाएगा। अब इसमें √3 का स्क्वायर 3 ऊपर नीचे लूंगा, तो √3/3 तो √3 आ जाएगा, और माइनस, हाँ ये माइनस साइन मत भूल जाना, माइनस यहाँ पर आ चुका था, ये फाइनली आपको माइनस वाला टिकर क्या ना, ऑप्शन में दोनों गिवन होंगे, q/√3 वाला एक -q/√3 वाला, प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम बात है, तो साइन का भी पूरा ध्यान रखना है, तो भूल मत जाना, और माइनस जरूर लगाना फाइनल आंसर में। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर हमने सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए डिस्कस कर लिए। चले बच्चों एक क्वेश्चन अब हम इसमें सस्पेंडेड बॉल सिस्टम का भी लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक में। सस्पेंडेड बॉल सिस्टम के क्वेश्चन बच्चों पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो एक क्वेश्चन जो इस बार आ सकता है उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि टू मेटल बॉल को हमने एक कॉमन पॉइंट से यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है, टू मेटल बॉल है, एक कॉमन पॉइंट से दोनों बॉल सस्पेंडेड है, इन दोनों बॉल में चार्ज सेम है, पॉजिटिव है Q और Q, दोनों के मास भी सेम है M और M, ये जो स्ट्रिंग इसका लेंथ L गिवन है, इक्विलिब्रियम में इस वर्टिकल से इस स्ट्रिंग ने जो ये एंगल बना है वो थीटा है, ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन इसमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एंगल बहुत स्मॉल गिवन है, इन दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन ही बच्चों इसमें हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो पैरामीटर गिवन है QM और L के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दोनों बॉल के बीच का जो सेपरेशन है वो यहाँ पर x के इक्वल है। अब एक बात तो आपको पता होगा कि जब सिस्टम ये सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में जब बॉल इक्विलिब्रियम में होती है ना, तो इक्विलिब्रियम के टाइम इसमें एक फॉर्मूला आता है ना tan थीटा
इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम सी। याद होगा फॉर्मूला तो आपको, तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो टेन थीटा, अब एफ ई क्या है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर एम सी। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में थीटा बहुत स्मॉल है, पर आपको बता कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो टेन थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा ही होता है ना, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि टेन थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा टेक स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम जी। अब बच्चों इसमें हमें थीटा का वैल्यू भी पुट करना, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू क्यू एल और एम के टर्म्स में फाइंड आउट करना, थीटा के टर्म्स में फाइंड आउट नहीं करना। तो चलो थीटा को फाइंड करके इसमें रख देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम था ना, इसमें ये वाला तो एल गिवन है, ये एंगल थीटा है, और हम जानते हैं कि ये x/2 हो ही जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल x था तो ये x/2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जब थीटा बहुत स्मॉल है तो इस x/2 लेंथ को हम आर्क कंसीडर कर ही सकते हैं, क्योंकि थीटा स्मॉल होने पर इसको आर्क माना जा सकता है। जब आर्क है तो एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में एल आ जाएगा ना, थीटा का ये वैल्यू इसमें रख दो ना, तो x अपॉन 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अब हम x को फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर लिया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, पहले एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी। तो यहाँ से अब हमें x का वैल्यू मिलेगा, क्यूबिक रूट फाइंड आउट करिए दोनों साइड का, तो 2 के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी का होल पावर हो जाएगा इसमें 1/3। बच्चों सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो भी आंसर होगा वो एज सच आपको लर्न करके जाना है, आएगा तो ऐसे कैसे आएगा एग्जाम में। बच्चों क्वेश्चन में 2 बॉल्स है, इन दोनों को हमने एयर में सस्पेंड कर रखा है, इक्विलिब्रियम में ये एंगल थीटा है, डेंसिटी ऑफ बॉल d1 है। ये जो d1 है ना वो मास डेंसिटी नॉट चार्ज डेंसिटी, तो इस बॉल के लिए डेंसिटी d1 गिवन है। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि इस पूरे सिस्टम को, एंटायर सिस्टम को हम एक लिक्विड में यदि इमर्ज करें, नाउ सिस्टम इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी d2, तो हमने पूरे सिस्टम को अब एक लिक्विड के अंदर रख दिया है, लिक्विड का डेंसिटी बच्चों इसमें d2 है। तो क्वेश्चन है कि इफ थीटा रिमेन्स सेम देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हिंदी में कहते हैं इसको परावैद्युतांक। तो फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन समझ में आया। ये सिस्टम पहले एयर में था, उसके बाद लिक्विड में गया, लिक्विड में भी ये एंगल चेंज ना हो तो हमें लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही फाइंड आउट करना। अब हम इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। वो एक बात तो क्लियर है, सस्पेंडेड वो सिस्टम, तो हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से आप इनिशिएट करें। अब इसमें ये एम बॉल का क्या होगा, मास होगा ना, वॉल्यूम को मैं भी मान लेता हूं, तो जो बॉल का मास होगा वो v d1 इंटू सी। अब हम इसके बाद हमने इस सिस्टम को लिक्विड के अंदर रखा, तो लिक्विड में जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे थीटा को चेंज नहीं करना, क्योंकि थीटा के लिए गिवन है कि थीटा रिमेन सेम। जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ अपॉन एम जी, अब हम जानते हैं कि लिक्विड तो एक मीडियम होता है, और मीडियम में जाते यहाँ पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू चेंज होगा ना, होगा। और हम जानते हैं कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो वैक्यूम में फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, पढ़ा होगा ऐसा आपने कूलम्ब्स लॉ में। तो यहाँ पर लिक्विड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो F अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखिए एक बात हम जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर जाती है तो उसके वेट में क्या होता है, गेन होता है कि लॉस होता है, लॉस होता है। तो जब बॉल लिक्विड के अंदर जाएगी तो उसका जो वेट होगा वो कम होगा। तो पहले एयर में वेट इतना था, कम हो रहा तो माइनस लगा दिया, और इतना ही तो कम होगा, पढ़ा होगा तो आपने, आता नहीं कंसेप्ट कि कोई भी बॉडी जब लिक्विड में जाती है तो उसके वेट में लॉस होता है, और जो लॉस होता है वो अर्थरेस्ट के इक्वल होता है, और ये तो अर्थरेस्ट होता है यहाँ पर। बस इसके बाद तो क्या है, इन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों में थीटा सेम है। सोल्व करने के बाद फाइनली एप्सिलॉन आर का वैल्यू मिलता है d1 अपॉन d1 माइनस d2। d1 इसमें बॉल की डेंसिटी, d2 इसमें लिक्विड की डेंसिटी होती है। तो बच्चों इस रिजल्ट को याद करके जाना है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जब सिस्टम सस्पेंडेड बॉल सिस्टम जब लिक्विड के अंदर जाएगा ना तो थीटा भी अनचेंज रहे, तो लिक्विड
का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो d1 माइनस d2 के ही इक्वल होगा। चलिए बच्चों, कूलम्ब्स लॉ के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। आपको पता होगा कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, r डिस्टेंस पर kq/r² होता है। डायरेक्शन आपको पता होगा, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव होगा तो टूवर्ड चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 पॉइंट चार्ज है 9p और e के दोनों पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चों आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 9p वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि 9e से कितने डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट चार्ज का 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिया बच्चों मैंने a, इसका यहाँ से डिस्टेंस हमने x माना, तो हमें इसी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें पूरा बेसिक से करें, और बेसिक तो ये है कि यहाँ पर इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिजल्टेंट 0 तो करना है। जैसे इसका फील्ड जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका जाएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यदि दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ना k9e/x²। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं ke/ ये जो डिस्टेंस r-x का होल स्क्वायर, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी तो होता है, तो बेटर है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से इनिशिएट करें। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उसको न्यूट्रल पॉइंट तो कहते हैं ना। तो न्यूट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से आ जाता है, √q1/√q1 + √q2 × r। अब जो q1 q2 होते हैं ये दोनों चार्ज होते हैं। अब इसमें बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ऊपर जो चार्ज हम लेते हैं ना, ये वह चार्ज होता है जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब इस क्वेश्चन में 9 इसे फाइंड आउट करना है ना, तो ऊपर यहाँ पर इसी का स्क्वायर रूट आपको रखना है। जिसमें बोलता है कि यहाँ से फाइंड आउट करें तो इसका स्क्वायर रूट आता है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ से फाइंड आउट करना, तो q1 का वैल्यू 9 है, यहाँ पर 9 यहाँ पर e कर जब सोल्व कर लिया आंसर आ गया 3r/4। बच्चों इस क्वेश्चन में दोनों चार्ज अनलाइक भी दे सकता है, और यदि चार्ज अनलाइक होंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है। बट यहाँ पर नीचे प्लस की जगह पर बच्चों माइनस साइन आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आ सकता है नीट के एग्जाम में। बच्चों इसमें यह है कि ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस यहाँ पर a गिवन है। इस सेमी सर्कल का ये वाला हाफ पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों हमें इसके सेमी सर्कल के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बच्चों ये आर्क है, और आर्क में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना। जैसे ये आर्क है, यहाँ पर एक आर्क मैंने लिया, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, याद होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये इसका सेंटर है, इस आर्क ने सेंटर पर ये जो एंगल बना वो अल्फा, इसका रेडियस जैसे r मान लिया जाए, तो बच्चों सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना 2π/r sin α/2, अल्फा ये वाला एंगल है। तो बच्चों ये आर्क में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसे फाइंड आउट किया जाता है। अब बच्चों में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, बट डायरेक्ट इस मान से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेमी सर्कल है ना, इस सेमी सर्कल पर एक ही नेचर का चार्ज नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लेंगे, उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि एक ही चार्ज होता तो डायरेक्ट इस आंसर आ जाता, बट इस पर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है। तो रिजल्टेंट फील्ड के लिए सबसे पहले इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ध्यान रखिए वेक्टर है ना। तो रिजल्टेंट के लिए सबसे पहले डायरेक्शन आपको मेंशन करना, विदाउट डायरेक्शन रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन का वर्क करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले मैं ये जो पार्ट है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर लेता हूँ। अब बच्चों आपको याद होगा कि आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एंगल बाइसेक्टर के एलोंग होता है।
जैसे ये आर्क है ना, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ही बनेगा। तो इससे एंगल बाइसेक्टर के लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जब हम इसको लेंगे ना, तो इसके लिए एंगल बाइसेक्टर ये वाला बन ही जाएगा। तो इसका जो फील्ड होगा वो इसी के लोग होगा। और यहाँ से डायरेक्शन के लिए एरो स्टार्ट करो, पॉजिटिव है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज कर दिया। बच्चों ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके फील्ड का डायरेक्शन इस एंगल बाइसेक्टर को लो, क्योंकि इस आर्क के लिए ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इसके लो, बट नेगेटिव है तो टूवर्ड चार्ज। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्योंकि दोनों आर्क में एवरीथिंग सब कुछ सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, रेडियस सेम, एंगल भी सेम है, इस कारण इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। अब ई और ई का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन भी मिल गया बच्चों। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए आ जाएगा। नाउ अब ई और ई का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल ले लो, ये 90 का एंगल होता है, तो ई और ई का रिजल्टेंट √2e। अब हमें ई का वैल्यू रखना पड़ेगा। ई क्या, इस वाले आर्क का, ये जो मार्क कर रहा हूं ना, इस वाले आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाई 2, तो 2√2। अब इसमें k का वैल्यू भी रख दिया मैंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें बच्चों लैम्डा नहीं दिया ना, तो लैम्डा को रिप्लेस कर दो। लैम्डा क्या होता, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये जो लैम्डा है ना वो इस वाले आर्क का है, इसमें चार्ज क्यों है, अपॉन में लेंथ। हाँ, लेंथ रखने में गलती मत कर देना, पूरी ये वाली लेंथ आपको नहीं रखना। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करें ना, ये वाला, ये जो E है वो केवल इस वाले आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लैम्डा भी बस इसी का होगा। और जब लैम्डा इसका है तो लैम्डा के लिए जो नीचे लेंथ लेंगे वो इस वाले का लेंगे। और ये 1/4 पार्ट है, सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो इसका जो लेंथ होगा वो भी 1/4। कंप्लीट सर्कल में 2πr अपॉन में 4 किया तो πr अपॉन 2, तो π/2 कर दिया। एंगल बच्चों इस वाले आर्क ने यहाँ पर एंगल कितना बनाया, 90 का बनाया ना, तो यहाँ पर 90/2 कर दिया, सोल्व कर लिया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा Q/π²ε0 A²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में एक तो कंप्लीट रिंग है और इस रिंग में चार्ज Q है, जो Q चार्ज है उसके सर्कमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस r गिवन है। क्वेश्चन ये है कि एक स्मॉल एलिमेंट यहां से हटा दिया जाए जिसका लेंथ आपको दिया जा रहा है dl, तो dl लेंथ का यदि हम स्मॉल एलिमेंट रिमूव करें, जैसे इसको मैंने यहां से हटा दिया, तो इसको हटाने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना, इस बचे हुए पार्ट का सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों, जब रिंग कंप्लीट होता है, जैसे ये वाला एलिमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया वापस, तो हम जानते हैं कि जब रिंग कंप्लीट होगा तो इस कंप्लीट रिंग के कारण, इस कंप्लीट रिंग के कारण सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होता है, 0। याद होगा ना आपको कि रिंग के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो एक बात इसमें क्लियर हो चुका है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है कि जब ये वाला जो पार्ट है ना जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिमेनिंग पार्ट भी प्रोड्यूस करे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस वाले स्मॉल एलिमेंट के सेंटर पर जितना फील्ड प्रोड्यूस किया, यदि उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिमेनिंग पार्ट भी प्रोड्यूस करे सेंटर पर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना हो जाएगा, 0। तो एक बात तो क्लियर हो चुका है, इसको रिमूव करने के बाद इस रिमेनिंग पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर, वो इस स्मॉल एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है कि इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन में अपोजिट। तो इस रिमेनिंग पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। अब बच्चों ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने रिमूव किया था ना, तो हमें इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ दिया है dl, तो हमें इसी स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर फाइंड आउट करना है। अब बच्चों देखो, जो स्मॉल एलिमेंट होता है उसको हम पॉइंट के चार्ज मान के चलते, स्मॉल एलिमेंट को पॉइंट के चार्ज माना जाता है। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसमें चार्ज dq मान लेता हूँ पहले, तो इस dq के कारण सेंटर पर
इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ना, ये dq/r², क्योंकि इसका जो चार्ज है स्मॉल एलिमेंट का पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² होता है। तो के dq में डिस्टेंस कितना तो r²। अब बच्चों में dq का वैल्यू रखना, क्योंकि dq तो हमने इसमें किया था। अब dq क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है ना। अब स्मॉल एलिमेंट का चार्ज यानी कि हमें dl लेंथ का चार्ज ही रखना है, और किसी भी लेंथ का चार्ज हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू में जिस लेंथ का फाइंड आउट करना उसको मल्टीप्लाई करें। तो डीएल लेंथ का चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसको डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ तो मिल जाएगा, इसके सर्कमफेरेंस पर टोटल क्यू है ना, सर्कमफेरेंस का लेंथ 2πr। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बच्चों क्या हो जाएगा, q/2πr, ये यूनिट लेंथ का। तो डीएल लेंथ का चार्ज इतना हो जाएगा। बस आगे सोल्व किया तो आंसर आ जाएगा kq dl, और नीचे आ जाएगा 2πr3।